जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ठीक है। 3.6 एलिमेंट है। चैप्टर 3 को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टॉपिक में है क्या। यानी मैनेजमेंट ऑफ चेंज से मुराद यहाँ पे ये है कि जब भी वर्क प्लेस के ऊपर कोई चेंज आता है तो हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। वो चेंज किस तरह से हो सकता है, किस किस नौइयत का चेंज है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी जब भी चेंज होगा उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हमें जो है वो मैनेज करना पड़ता है। मैनेज मैनेज क्या क्या चीज़ें करनी है उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। कहता है कि चेंजेस इंक्लूड द चेंज टू वर्क प्रोसेस इक्विपमेंट प्रैक्टिस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे टेम्परेरी वर्क्स वगैरह हमारे पास हो सकते हैं। यानी वर्क वो कह रहा है कि जो चेंज है उससे मुराद आप कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, तो आपने कोई न्यू इक्विपमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कोई नई टेक्नोलॉजी आप लेके आ गए हो। उसके अलावा काम करने का तरीका चेंज हो सकता है। ठीक है। काम करने की जगह चेंज हो सकती है। तो ये सारी की सारी चेंजेस जब वर्क प्लेस के ऊपर आती हैं तो उसमें आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। अब टेम्परेरी वर्क्स उसने उसकी एग्जांपल दे दी है, जैसे कोई शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है। कोई बिल्डिंग की मेंटेनेंस आपको करनी पड़ रही है, रेनोवेशन का वर्क है हमारे पास, या डेमोलिशन, मतलब कि कोई पुरानी बिल्डिंग है, ख़राब हो चुकी है, खस्ता हालत में है, अब उसको तोड़ना है, गिरा के उसको दोबारा से उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, या एक्सकेवेशन की कोई वर्क है। तो ये टेम्परेरी वर्क होते हैं। यानी ये काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं चलते, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहां से फिर मूव करके किसी और नई जगह पे जाना पड़ता है। ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, हमारे पास एक बिल्डिंग हमने बनानी है। अब वहाँ पे बिल्डिंग में क्या होगा कि सबसे पहले उसकी हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमने पहले एक्सकेवेशन वगैरह करनी है, उसकी बुनियादें होंगी, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से ऑनवर्ड हम उसको जितनी मर्जी यानी हाइट तक उसको लेके जाना है। उसके अकॉर्डिंग हमने चेंजेस वहाँ उसमें यानी चेंजेस आ रहे होते हैं वर्क प्लेस पे। उन चेंजेस को फिर हमें जो है वो मैनेज करना पड़ता है। यानी मैनेज करने से मुराद ये है वहाँ कम्युनिकेशन को मैनेज करना पड़ सकता है। रिस्क, चूंकि जैसे जैसे अब हाइट बढ़ती जाएगी तो रिस्क बढ़ता जाएगा। एक्सकेवेशन, अब जैसे कोई पाइपलाइन आप डाल रहे हो, ठीक है, तो उसकी कितनी लंबाई है, लेंथ कितनी है, नीचे आपने कितनी गहराई तक जो है वो एक्सकेवेशन करनी है उसकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही होती हैं, इनको हमने वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। यानी इसमें जब जब भी कहीं पे चेंज आता है तो न्यू हैजर्ड वहां पे अराइज होता है, तो उस न्यू हैजर्ड को हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उस पर जो भी कंट्रोल मेजर हमने लगाना है बेसिकली, तो वो उस कंट्रोल मेजर लगाने के प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में वो कहता है कि यानी जब भी कोई चेंज आता है तो उसको उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट किस तरह से करेंगे, उसको ख़त्म किस तरह से करेंगे, उसको कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हमने करना होता है, जब भी चेंज आ रहा है, प्रोसेस में चेंज आ रहा है, लोकेशन में चेंज आ रहा है, इक्विपमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उस वक्त हमने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट को अपडेट करना होता है। यानी वो कहता है कि रिस्क असेसमेंट ऑफ द वर्क इट सेल्फ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्क प्लेस। यानी जो भी रिस्क असेसमेंट हम कर रहे हैं, यानी जो जब वर्क प्लेस चेंज होगी, जाहिर सी बात है न्यू जगह होगी, वहां नए हैजर्ड होंगे। ठीक है। उन न्यू हैजर्ड्स को हमने उसके लिए रिस्क असेसमेंट बनानी है, और रिस्क असेसमेंट जो है वो सूटेबल और सफिशिएंट होनी चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे, यानी मैनेज करने के लिए, यानी चेंज जब आता है उसके उससे पैदा होने वाले हैजर्ड्स को जब हमने मैनेज करना है, तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमने रिस्क असेसमेंट को अकॉर्डिंग टू दी वर्क प्लेस, अकॉर्डिंग टू दी इक्विपमेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दैट प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्या करना होता है, अपडेट करना होता है रिस्क असेसमेंट को। सेकंड, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है वहां पे कम्युनिकेशन कॉपरेशन बिटवीन ऑल इफेक्टिव पार्टीज, यानी जो भी वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स हैं, क्लाइंट के वर्कर हैं, या कोई कंसल्टेंट के वर्कर काम कर रहे हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी जब जगह चेंज होगी, इक्विपमेंट चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को भी हमें जो है वो इंप्रूव करना पड़ेगा। अब जैसे ग्राउंड फ्लोर पे काम हो रहा है तो वहां आप वर्बली एक दूसरे से वर्कर से बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे जब जाओगे तो वहां आप वर्बली कम्युनिकेट, यानी आपकी आवाज नहीं जा सकती। ठीक है। तो आपको कोई इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा, कोई टूल यूज करना पड़ेगा जिसके जरिए से आप सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सको। तो उसके लिए मोस्टली वॉकी टॉकी वगैरह यूज कर रहे होते हैं। उसका एक फ्रीक्वेंस, एक चैनल होता है, आप उसको सेट कर लेते हो। जैसे अब मेंटेनेंस का चैनल है, उसमें जो भी मेंटेनेंस टीम होगी या कंस्ट्रक्शन की जो टीम होगी वो उस पर बात करेगी, किसी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है, कोई इशू आ रहा है, कोई कम्युनिकेट करना है उन्होंने, तो वो उसके जरिए से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है चेंज को मैनेज करने के लिए। फिर कंपिटेंस ऑफ द वर्कर एंड मैनेजर्स। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि
जब जगह चेंज होती है या इक्विपमेंट चेंज होते हैं तो आपका वर्कर इतना कॉम्पिटेंट हो कि नई जगह के हवाले से वो खुद को एडजस्ट कर सके और वहां पे मौजूद जो हैजर्ड्स हैं या जो चैलेंजेस हैं उनको मैनेज कर सके। तो उसकी कॉम्पिटेंसी को हमने इंश्योर करवाना है। यानी कॉम्पिटेंसी में क्या, वो केट का क्राइटेरिया आपने पढ़ा हुआ है, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्किल। तो ये सारी की सारी चीजें अप टू दी डेट होनी चाहिए ताकि वर्कर जो है जब भी किसी नई जगह पे जाए, अब जैसे देखो ना, एक सिटी एरिया में हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वहां मौजूद हैजर्ड्स, और एक साइड एरिया कोई है जहां बहुत ज्यादा रश नहीं है, कोई ट्रैफिक का इतना ज्यादा मसला नहीं है, कोई आसपास लोग इतने ज्यादा नहीं रहते, तो वहां पे जो है वो और खतरा होगा। तो इन सारी की सारी चीजों को हमें मैनेज करने के लिए कंपिटेंट स्टाफ चाहिए, ठीक है, जो नए आने वाले चैलेंजेस को जो है वो कोप कर सके या उनको मैनेज कर सके। फिर सेग्रीगेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपने जगह आपकी चेंज हो रही है या न्यू जगहों पे आप जाके काम कर रहे हो, तो आपने वर्क एरिया को, जो नॉर्मल एरिया है, दूसरा एरिया, उससे सेग्रीगेट करना है, बैरियर्स लगा के, सेफ्टी साइंस लगा के, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेयर बेसिकली इनको कहते हैं, ताकि आम बंदा या जिसका उस कंस्ट्रक्शन के काम से या उस जो जो भी हम काम कर रहे हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो उससे इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स करनी पड़ी हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। यानी ये हम तरीका सीख रहे हैं कि हमने चेंज को मैनेज कैसे करना है। तो उसमें हमने एरिया, वर्क एरिया को नॉर्मल एरिया से सेग्रीगेट करना है, उसको अलहदा करना है, बैरियर लगा सकते हैं हम वहाँ पे, सेफ्टी साइनेजेस वगैरह लगा सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर्स हमें वहाँ पे बनाने पड़ेंगे। यानी जो भी जगह, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, उस जगह के लिए आपको प्रॉपर एक किस्म के इमरजेंसी प्रोसीजर्स होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करूं, ग्राउंड फ्लोर पे आपको रेस्क्यू करना इजी है, कोई भी वर्कर के साथ हादसा होता है आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे तो वहां पे रिस्क भी बढ़ता रहेगा। वर्क एट हाइट का रिस्क है, मटेरियल कैन फॉल है, पर्सन कैन फॉल है, कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड सप्लाईज हो सकता है। ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी प्रोसीजर हो, कोई फायर हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से अब आप अगर सिटी एरिया में काम कर रहे हो, वहाँ सारी जो है फैसिलिटीज़ करीब करीब है, हॉस्पिटल करीब है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी साइड एरिया, सिटी से जो है वो 50, 60, 100 किलोमीटर दूर काम कर रहे हो, जहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो वहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो फौरी तौर पर जिस वर्कर के साथ हादसा हो उसको इमीडिएटली हम वहाँ पहुँचा सकें हॉस्पिटल। और अगर हॉस्पिटल दूर है तो वहाँ पे फिर आपको फर्स्ट एड, वहाँ पे एक सेंटर, फैसिलिटी सेंटर बनाना पड़ेगा जहाँ पे वर्कर को फौरी तौर पे जो है वो हम फर्स्ट एड दे सकें। तो ये यानी प्रोसीजर भी हमें वहाँ बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से वेलफेयर प्रोविजन की अगर हम बात करें कि फॉर ऑल वर्कर्स इन्वॉल्व, यानी जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के हैं, मेंटेनेंस के वर्कर हैं, आपके पास जो भी वर्कर हैं उनके लिए वेलफेयर फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसमें रेस्ट शेल्टर आ सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास, उसके अलावा जो है वो चेंजिंग रूम्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आई वॉश स्टेशन वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जैसे जैसे हमारे काम की नौयत चेंज होगी, जगह चेंज होगी, प्रोसेस चेंज होंगे, इक्विपमेंट चेंज होंगे, कोई हाइट का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमें वेलफेयर को भी जो है वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो यहाँ इसने मेंशन किए हुए हैं, ये ज़रूरी हैं जब भी हम मैनेज कर रहे होते हैं किसी भी जगह पे चेंज को। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ चेंज के हवाले से। यानी फर्स्ट स्लाइड में उसने हमें बताया कि चेंज होता किस किस किस्म का है, और सेकंड स्लाइड में उसने हमें ये बताया कि हम उसको मैनेज किस तरह से करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो टेम्परेरी वर्क्स होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, कोई रोड की कंस्ट्रक्शन है, कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, तो वो लंबा नहीं चलता, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। उसके बाद आपने जगह, जैसे अब शटडाउन है, एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो शटडाउन करती होती है, मेंटेनेंस करती है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो अब आज अगर एक प्लांट की शटडाउन की है, महीना 2 महीने बाद उनको वहां से, उनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो न्यू जगह पे जाएंगे, वहां पे कंप्लीट करने के बाद न्यू जगह पे जाएंगे। तो जैसे जैसे जगह चेंज होगी, प्रोसेस चेंज होंगे, एक्टिविटीज चेंज होंगी, वैसे वैसे आपने इन चीजों को क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये हमारा टॉपिक था 3.5। यहां तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 3.7, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ये होता क्या है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिसमें हम कोई भी अगर काम करें तो स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको सेफ बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर आ रहे हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है उसमें 4 खसूसियात होती हैं, या 4 चीज़ें मिलके जो है वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बना रही होती हैं। वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो होता है वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल से क्या मुराद है, यानी फॉर्मल से क्या मुराद है कि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। यानी जो भी प्रोसीजर्स आप वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वर्कर की सेफ्टी के हवाले से, उस काम को स्टार्ट करने से लेकर एंड करने तक जो भी प्रोसीजर है वो रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक होगी बात? तो पहली इसमें जो है वो ये प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा, वो सिस्टमैटिक होते हैं।
सिस्टमैटिक से मुराद क्या है? सिस्टमैटिक का क्या क्राइटेरिया है कि आप एग्जामिनेशन ऑफ वर्क वहां पॉसिबल हो, यानी किसी भी लेवल पे किसी भी फेज पे जाके अगर आप कोई चीज़ एग्जामाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया पहले डिफाइन हो, कुछ चेकलिस्ट वगैरह होनी चाहिए, कोई इंस्पेक्शन टीम आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए जो जाके मॉनिटरिंग करे, ठीक है। और उसमें चेकलिस्ट में जनरल जनरल चेकलिस्ट भी होती हैं और टेलर्ड चेकलिस्ट जो स्पेसिफिक यानी हैजर्ड को देख रही होती हैं, तो वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। यानी सिस्टमैटिक अप्रोच हमने अपनानी है। सिस्टमैटिक कब बनेगी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस जो है, यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क सिस्टमैटिक कब होगा? जब हमारे पास जो है वो एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी कि किसी भी स्टेप पे किसी भी पॉइंट पे जाके हम चीज़ों की जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। फिर उसकी चौथी खासियत ये होती है कि वो हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, यानी वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद जितने भी हैजर्ड्स हैं उस काम के अंदर, यानी जो भी आप काम करने जा रहे हो उसमें जो भी हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और आपको पता है कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी से ताल्लुक होने की वजह से हमारा काम सिर्फ खतरों को या मसाइल को हाईलाइट करना नहीं, बल्कि क्या करना है, उनका सोल्यूशन भी देना है। तो आखिरी पॉइंट क्या है कि जब कोई हैजर्ड आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसका फिर सेफ वर्किंग मेथड हमने डिफाइन करना है, यानी हम सेफली खुद को नुकसान पहुंचाए, यानी पर्सन को नुकसान पहुंचाए, प्लेस ऑफ वर्क को नुकसान पहुंचाए या प्लांट एंड प्रीमिसेस को नुकसान या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर उस काम को हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेफ वर्किंग मेथड्स डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये चार खसूसियात जब मिलती हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनता है। यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इन चार चीज़ों को, यानी उसके अंदर ये चार खासियत होती हैं। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, ये था सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। नेक्स्ट, अब उसके बाद वो कहता है कि जब हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू दी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, अब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो चार चीजों पे काम करता है। यानी टू बी इफेक्टिव सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट ब्रिंग टुगेदर, यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जब बन जाता है या उसको बनाने के दौरान हमने चार चीजों को कंसिडर करना होता है कि ये चार मेन फैक्टर्स हैं जिनके गिर्द हमारा जो है वो पूरा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो घूमता है, यानी रिवॉल्व करता है। उसमें सबसे पहले पीपल, यानी कितने लोग हैं या किन लोगों को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, यानी वर्क प्लेस के ऊपर जो उस एक्टिविटी उस टास्क को जो है वो परफॉर्म करने के लिए जो वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं वो आपके पास कितने हैं या किन किन लोगों के लिए जो है वो आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कर रहे हो। यानी इसमें दो पॉइंट्स हैं कि हु इज द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किन किन लोगों के लिए है, और व्हाट लेवल ऑफ कंपिटेंस और टेक्निकल एबिलिटी शुड दे हैव। यानी अब दूसरी चीज जो हमने कंसिडर ये करनी होती है कि उनके पास किस किस्म की स्किल या कितने के वो टेक्निकल हैं, उनकी स्किल्स को देखते हुए हम इस चीज का अंदाजा लगाएंगे कि हमें वहां पे कौन कौन से ऐसे कंट्रोल मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है कि वर्कर्स को नुकसान ना पहुंचे। यानी अगर आपके पास अब जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल लोग हैं जिनके जिनके पास स्किल भी है, फर्स्ट एड ट्रेंड भी वो लोग हैं, तो आपको कम एफर्ट करनी पड़ेगी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करने में। लेकिन अगर आपके वर्कर जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, या आप उनके बिहेवियर के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम आपका लगेगा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने में, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने में। तो ये चीज आपने देखनी है कि जो लोग आपके पास हैं वो कितने टेक्निकल या कितने कंपिटेंट हैं, तो उनकी कंपिटेंसी को देखते हुए जो है वो आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को क्या करना है, डिजाइन करना है। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर इक्विपमेंट क्या क्या वहां पे यूज हो रहे हैं, यानी व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज्ड, काम के दौरान क्या इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, और व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड, और उस काम को फिर सेफली परफॉर्म करने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए हमें। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल एक कन्फाइंड स्पेस में वर्कर जाके काम कर रहा है, ठीक है, तो अब वहां पे H2S है या कोई और टॉक्सिक या फ्लेमेबल गैस मौजूद है जिसको खत्म नहीं कर रहे, हमने हमने वेंटिलेशन भी की, पर्जिंग भी की, सारी एक्टिविटीज कर ली, लेकिन फिर भी जो है वो उनको हम खत्म नहीं कर पा रहे, तो अब हमें क्या सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए होगा, हमें स्काबा पहनाना पड़ेगा वर्कर को, या BA ट्रॉली यूज करेंगे या साबा यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी ये सारी चीजों को आपने कंसिडर करना है कि उस काम को सेफली एग्जीक्यूट करवाने के लिए सेफ्टी के इक्विपमेंट हमें क्या क्या चाहिए, और उस काम को परफॉर्म करने के लिए जैसे अब हॉट वर्क है, कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जैसे वेल्डिंग मशीन है, कटर है, ग्राइंडर है, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो इन दो चीजों को आपने कंसिडर करना है। वो जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो भी सेफ होने चाहिए, और वहां काम परफॉर्म करने के लिए जो वर्कर को सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए वो भी वहां पे मौजूद होने चाहिए। फिर थर्ड पे आता है मटेरियल, के व्हाट मटेरियल विल बी यूज्ड और हैंडल्ड ड्यूरिंग द वर्क, काम के दौरान, यानी कोई मटेरियल जैसे केमिकल हैंडलिंग है,
अब केमिकल हैंडलिंग की स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्कर की, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसके लिए स्पेशल केमिकल रेजिस्टेंट सूट जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को। ठीक है, तो जो भी मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहां पे हम एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर इकदाम करेंगे ताकि उस मटेरियल से किसी भी वर्कर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब जैसे पायरोफोरिक मटेरियल होता है, उसको हैंडल करने के लिए आपको स्पेशल किस्म की जो है वो ट्रेनिंग्स करवाई जाती होती हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल को आपको जो है वो फॉलो करना पड़ता है। पायरोफोरिक मटेरियल वो होता है जो यानी कि एयर के या ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ जाता है। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट की हम बात कर लेते हैं कि काम के लिए यानी वेयर विल द वर्क टेक प्लेस, जैसे वहां पे जगह कैसी है, लाइटिंग कंडीशंस वहां पे कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है। अब दिन में काम हो रहा है तो हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक का मसला है। ठीक है, वहां पे जो है वो डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है, पानी आपने वहां पे प्रोवाइड करना है, ओआरएस वगैरह आप वहां पे दे सकते हो। नाइट में काम हो रहा है तो वहां लाइटिंग कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई सर्दी है, टेम्परेचर ठंडा है काफी ज्यादा, तो उस सूरत में वहां पे आपको स्पेशल किस्म की जो है वो अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो ये चार फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए यानी जो आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है वो इन चार फैक्टर्स के गिर्द घूम रहा है। यानी इस हवाले से ऊपर हमने जो पिछली स्लाइड देखी थी वो थी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को होना कैसा चाहिए। ठीक है, वो थी सेफ सिस्टम वर्क में को होना कैसे चाहिए, यानी उसमें चार खुसूसियात हो, फॉर्मल हो, सिस्टमैटिक हो, हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया जाए और सेफ वर्किंग मेथड डिफाइन किया जाए। ये जो स्लाइड पड़ी है ये कि सेफ सिस्टम ऑफ जो वर्क है वो किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करता है, यानी किन किन लोगों के किन किन फैक्टर्स, यानी उसमें लोग आ जाते हैं, उसमें इक्विपमेंट आ जाता है, उसमें मटेरियल आ जाता है, उसमें एनवायरनमेंट आ जाता है। ठीक है, इन्हीं अगर पॉइंट्स को हम देखें तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि सेफ्टी ऑफिसर की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या थी कि सेफ पर्सन, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ प्लेस ऑफ वर्क एंड सेफ एनवायरनमेंट। तो ये चार चीजों को कंसिडर करते हुए जो है वो हमने यानी इन चार चीजों के ऊपर वर्क करना है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर। ठीक है, और कहता है फिर इन सच अ वे एज टू क्रिएट इस तरह से फिर जो है वो हम सेफ वर्किंग मेथड्स या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते होते हैं इन चार चीजों को कंसिडर करके। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अब वो कहता है कि इसी इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को आगे वो कंटिन्यू करता है। चार पॉइंट्स उसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। कहता है पहला पॉइंट यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिंक्ड करता है रिस्क असेसमेंट के साथ, यानी सेफ सिस्टम वर्क और रिस्क असेसमेंट जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर, उसमें भी हम रिस्क असेसमेंट के आप स्टेप्स पढ़ के आ चुके हो। हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते थे, उसके स्टेप्स को हमने रिकॉर्ड किया, उसका कंट्रोल मेजर लगाए। ठीक है, और इसी तरह से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में भी आप पढ़ के आ चुके हो कि वो क्या करता है। ये देखो कि वो हैजर्ड को आइडेंटिफाई करता है और सेफ वर्किंग मेथड्स को क्या कर रहा होता है, डिफाइन। फर्क इन दोनों में क्या है कि रिस्क असेसमेंट में हम रिस्क रेटिंग निकाल रहे होते हैं, रिस्क की प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं, यानी उसमें आपने वो जो रिस्क मैट्रिक्स पढ़ी थी, कंसिक्वेंसेस को देखा था, लाइक्लीहुड को देखा था। ठीक है, और इसमें जो है वो नहीं कर रहे होते, इसमें बाकी सारे स्टेप्स तकरीबन जो है वो सेम ही है रिस्क असेसमेंट से। नेक्स्ट अब वो कहता है कि उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए सो द स्टैंडर्ड इज क्लियर। वही बात ऊपर वाली चार खुसूसियात जो पढ़ के आए हैं हम के वो क्या होता है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, फॉर्मल होता है, रिकॉर्डेड होता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है, ताकि उसको हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, उसको एज अ रेफरेंस इन फ्यूचर हम यूज कर सकें। फिर उसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जिस तरह रिस्क असेसमेंट कौन बना रहा होता है, एक कंपिटेंट सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, इसी तरह से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी कौन डेवलप कर रहा होता है, एक कंपिटेंट पर्सन। और उसको असिस्ट कौन कर रहे होते हैं, वो बाकी वर्कर्स, यानी जो कि वर्कर्स जो होते हैं उनके उनके पास फील्ड में काम करने का एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या क्या हैजर्ड्स हैं, क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं, किस किस जगह पे जो है वो गलती होने के चांसेस हैं, किन किन जगहों पे जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो वो बेहतर मशवरा देते हैं और फिर एक कंपिटेंट पर्सन जिसके पास एक अच्छा नॉलेज है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप कर रहा होता है। नेक्स्ट वो कहता है लीगली रिक्वायर्ड इन मैनी सर्कमस्टांसेस, यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की ये लीगल है, यानी अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप जो है वो रूल्स को जो है वो ब्रीच कर रहे होते हैं। कहता है कि एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर देम, यानी एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है, टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बनाए, डेवलप करे, और वर्कर की जिम्मेदारी है कि जब वो बन जाए, डेवलप होने के बाद जब उनको कम्युनिकेट कर दिया जाए तो उसको फॉलो करें। तो यानी म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ यानी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट और लीडरशिप और वर्कर की पार्टिसिपेशन। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आए थे, याद होगा आपको, आईएसओ 45001 का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें सेंटर में जो डायग्राम थी उसमें यही लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट और लीडरशिप और वर्कर की पार्टिसिपेशन। उसके बाद जो है वो पूरा पीडीसीए साइकिल और मैनेजमेंट सिस्टम और ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो आपका क्या होगा, इंप्लीमेंट हो सकेगा। यहां तक बात समझ आती है या नहीं आती? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अब उसके बाद वो कहता है अब जिस तरह हमने रिस्क असेसमेंट में पढ़ा था, पॉइंट नंबर 1 क्या था, आइडेंटिफाई द हैजर्ड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड में हमने 4 तरीके देखे थे। सबसे पहले टास्क एनालिसिस था, उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी, उसके अलावा जो है वो अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिसेस या जो उसके हवाले से लेजिस्लेशन है उसको रिव्यू करेंगे, और लास्ट पे एक और पॉइंट भी था उसका, कौन सा भला?
सेफ सिस्टम उसको रिस्क असेसमेंट में हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में हम पढ़ के आए थे ये टास्क एनालिसिस, लेजिस्लेशन, मैन्युफैक्चरड इंफॉर्मेशन और इंसिडेंट एक्सीडेंट डाटा जो प्रीवियस है। तो अब उसमें तीन काम मैंने आपको कहा था कि ये किए हुए मिलेंगे, आपको किए कराए मिलेंगे, एक काम आपको खुद करना पड़ेगा, टास्क एनालिसिस। तो जिस तरह हमने यहाँ पे भी टास्क एनालिसिस के वाले से फ्रीडम को पढ़ा था, इसी तरह से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर भी हम क्या करेंगे, उसी फ्रीडम को ही इंप्लीमेंट करेंगे। ये देखें, वही फ्रीडम एक्रोनिम यहाँ पे आ गया कि सबसे पहले हम जिस टास्क के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको देखेंगे। उसके बाद उसको डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो है उसके जो हर एक स्टेप में जो रिस्क है उसको इवेलुएट करेंगे, फिर उसका सेफ वर्किंग मेथड डिफाइन करेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करेंगे। जैसे आप कंस्ट्रक्शन के काम को देख लो, एक पूरी बिल्डिंग हमने बनानी है तो उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप जो है वो मटेरियल लेके आते हो, फिर उसकी जो है वो फाउंडेशन से स्टार्ट होता है और इसी तरह से हम ऊपर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। अब हर एक काम में, हर एक स्टेप में, हर एक स्टेज के ऊपर जो भी हैजर्ड है आप उसको कंसिडर करोगे, उसका सेफ वर्किंग मेथड डिफाइन करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट करने के बाद फिर लास्ट पे मॉनिटर भी करोगे कि वो कितना एक इफेक्टिव है। तो इस तरह से जो है वो आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी जो है वो डेवलप हो जाएगा। समझ आई बात? फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब उसने एक एग्जांपल दे के भी हमें समझा दिया है। जैसे अब हमने गाड़ी है उसकी उसके व्हील को चेंज करना है, तो अब उसके डिफरेंट स्टेप्स उसने बता दिए। नंबर 1 स्टेप क्या है कि गाड़ी को सेफ लोकेशन पे पार्क करो। नंबर 2 जो है वो बूट जो उसकी डिग्गी है वहां से इक्विपमेंट को रिमूव करना है, उसके नट्स को लूज करना है, गाड़ी को जैकअप करना है, रिमूव व्हील नट्स जो है वो करने हैं हमने, रिप्लेस व्हील एंड व्हील नट्स, फिर लोअर कार, रिमूव जैक, टाइटन व्हील नट, और फिर लास्ट पे रीप्लेस यानी वापस दोबारा जो जो भी आपके जो इक्विपमेंट थे उनको दोबारा डिग्गी में आपने रखना है। अब ये स्टेप आ गए। अब हर एक स्टेप में हैजर्ड क्या है, फिर उसका कंट्रोल मेजर क्या है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप था कि आइडेंटिफाई दी हैजर्ड है और देन आइडेंटिफाई दी कंट्रोल मेजर। तो हैजर्ड क्या था, यानी पार्किंग था ना पहला स्टेप, चेंजिंग व्हील में अब था पहला, यानी उसमें ट्रैफिक का खतरा हो सकता है, वायलेंस का खतरा हो सकता है। कंट्रोल मेजर क्या है कि आपने एक ऑफ रोड सेफ लोकेशन सेलेक्ट करनी है, हैजर्ड लाइट्स को ऑन करना है। इफ़ यू फील अगर एरिया सेफ नहीं है या रात का टाइम है या वल्नरेबल ग्रुप यानी लोग जो हैं जैसे प्रेग्नेंट औरत है या कोई इस तरह से मतलब कि कोई कोई एजड बंदा है, लॉन वर्कर है, तो उसके लिए फिर अगर एरिया सेफ नहीं है तो वो अपनी गाड़ी के अंदर ही रुका रहेगा और क्या करेगा, इमरजेंसी सर्विसेज को या रिकवरी सर्विस को वो कॉल करेगा, वो लोग आके उसको असिस्ट करेंगे। तो ये अब हमने क्या किया, उस स्टेप का, उस मेथड का कंट्रोल, यानी पहला स्टेप जो था टास्क, पूरे टास्क को हमने डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया। पहले स्टेप का अब हमने क्या किया, हैजर्ड भी आइडेंटिफाई कर लिया और उसका कंट्रोल मेजर भी बता दिया। ठीक है, इसी तरह से एक उसने ग्रुप एक्सरसाइज हमें दे दी है, चेनिंग व्हील किया। वो कहता है कि इसको बाकी आपने क्या करना है, कंप्लीट भी करना है, यानी सजेस्ट हैजर्ड एंड कंट्रोल फॉर ईच स्टेप ऑफ दी वर्क एग्जांपल, यानी चेनिंग व्हील। नेक्स्ट अब कहता है कि जब हम यानी सारे काम इजी है, जिस तरह मैंने आपको उसमें समझाया था, यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में कि 3 काम आपको किए किराए मिल जाते हैं, एक काम आपको खुद करना है जो कि टास्क एनालिसिस है। तो उसमें अब वो उस टास्क एनालिसिस में जो थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेज है जिसके ऊपर आपकी यानी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, एक कंपिटेंट बंदा होना चाहिए, वो क्या है, कंट्रोल मेजर को इंप्लीमेंट करने वाला। यानी कंट्रोल मेजर की जो सिलेक्शन है, ठीक है, वो आपने जो करनी है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेज है। यानी आपने ऐसे कंट्रोल मेजर सेलेक्ट करने हैं कि जिससे वो हैजर्ड कंट्रोल भी हो, उस पर आपका टाइम भी इतना ज़्यादा ना लगे, इतनी ज़्यादा एफर्ट भी ना हो, और डिजायर्ड आउटकम्स जो है कॉस्ट भी उस पर कम आए और आपके डिजायर्ड आउटकम्स भी आपको अचीव हो रहे हो। समझ आ रही है बात? तो यानी ये इन सारी चीज़ों को आपने इस तरह से डिसाइड करना है। यानी कंट्रोल मेजर डिसाइड करते वक्त आपने ऐसा कंट्रोल मेजर चूज करना है कि जिसमें 3 फैक्टर्स, टाइम, कॉस्ट और एफर्ट कम हो और उसकी जो आउटकम है सेफ्टी वो ज्यादा अचीव हो रही हो। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि इस प्रोसेस के अंदर कंसल्टेशन एंड एंगेजमेंट हेल्प गेन बाय इन फ्रॉम दी वर्कर, यानी वर्कर्स को, जैसे पहले भी उसने मेंशन किया कि वर्कर्स को अगर आप इन्वॉल्व करते हो तो वर्कर आपको बेहतर मशवरा भी दे सकते हैं। ठीक है, उनके मशवरे के अकॉर्डिंग जो है वो आप रियलिस्टिक और एक्चुअल जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर सकोगे और उस पर इजीली कंट्रोल मेजर भी इंप्लीमेंट कर सकोगे। और लास्ट पे कहता है अलाउ कंसर्न टू बी रेज्ड एंड एड्रेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यानी अगर किसी का कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी बात पे सवाल कर रहा है या कोई कोई अपना इशू आपके साथ शेयर कर रहा है, तो आप उसको प्रॉपर सुनो और सुनने के बाद वो आपको यानी क्या करेगा, असिस्ट करेगा इसमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने में। यानी लोगों के मसाइल को सुनना और फिर वो आपको यानी गाइड कर रहा होगा कि यहाँ पे एक्चुअली लोगों के मसाइल क्या क्या हैं। ठीक है, और फिर उसके हवाले से जो है वो आपको एक मदद मिल जाएगी, आप बड़ी आसानी से जो है वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। यानी अलाउ कंसर्न टू बी रेज्ड, लोग आपसे सवाल पूछें, जो उनका कंसर्न है वो आपसे पूछें, उससे क्या मदद मिलेगी और कि आप उनको फिर प्रॉपरली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हुए आप उनको कंसिडर भी करोगे और उनको यानी खत्म
खत्म भी करोगे, जो उनकी मसाइल है, जो उनकी शिकायतें हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात? नेक्स्ट, अब उसके बाद वो कहता है इसके बाद जब सेफ सिस्टम वर्क डेवलप भी हो जाएगा, रिटन फॉर्म में आ गया, सारा कुछ हो गया, वर्कर से आपने कोऑर्डिनेट भी कर लिया, अब उसके बाद यानी फिर वर्कर को अब उसके हवाले से इन्फॉर्म करना, वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना और उसकी ट्रेनिंग करवाना और फिर सुपरविजन करना, ये जरूरी है। यानी IITS एक्रोनिम है कि सिर्फ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना ही काफी नहीं है, उसको बना लेने के बाद वर्कर्स तक पहुंचाना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिसी के हवाले से पढ़ा था कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि पॉलिसी जो है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए और हर उस मीडियम में हो जिसको वर्कर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, और उस तक पहुंचाना पॉलिसी का वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, उस जबान में या उस मीडियम में जिसको वर्कर आसानी से समझता है। तो इसी तरह से सिर्फ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना काफी नहीं है, बल्कि वर्कर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना, उसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस देना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के हवाले से ट्रेनिंग करवाना उनकी, और फिर जब वो काम कर रहे होंगे तो उसकी उसकी सुपरविजन करना जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक डिटेल्ड ट्रेनिंग भी हो सकती है जो आप वर्कर की करवाओ, ताकि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो आपने बनाया है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो और वर्कर उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो करते हुए उसको काम भी कर सके। यहां तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट, अब उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग द सिस्टम, लास्ट पे। अब आपने, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिस्टम सेफ्टी में स्टैटिक नहीं होता, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपने पढ़े, तो लास्ट में क्या होता है, रिव्यू करना या मॉनिटरिंग करना, यानी उसकी इफेक्टिवनेस को हम बेसिकली मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उसके हवाले से अब उसने ये 2 पॉइंट हमें मेंशन कर दिए। वो कहता है कि मस्ट मॉनिटर टू इंश्योर, यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को मॉनिटर करना करना 2 वजूहात की बिना पे हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। नंबर 1, हमने ये चेक करना होता है कि क्या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जिस तरह हमने बनाया था क्या करेक्टली इंप्लीमेंट हुआ है वर्क प्लेस के ऊपर या नहीं, और अगर इंप्लीमेंट हुआ है तो जो हमारे डिजायर्ड आउटकम्स हैं, इंटेंडेड आउटकम्स हैं, वो आ रहे हैं, या जो जिस तरह से हम सोच रहे थे कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इतना सेफ होगा, क्या ये इतना सेफ है भी सही या नहीं। तो इसको मॉनिटर करना भी क्या होता है, जरूरी होता है। अब उसको मॉनिटर कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन साइट है या कोई और कन्फाइंड स्पेस की के ऊपर अंदर काम हो रहा है या हाइट पे काम हो रहा है, तो अब प्रीवियस 2-3 महीनों की आप इसने हिस्ट्री, इंसिडेंट, एक्सीडेंट डाटा चेक किया तो वहां बहुत सारे हादसा हो रहे थे। फिर आपने सेफ सिस्टम वर्क बनाया, डेवलप करने के बाद उसको वर्कर को ट्रेन किया, वर्कर को बताया, इन्फॉर्म किया, कम्युनिकेट किया, उसके बाद आप फिर मजीद 2-3 महीने बाद दोबारा आप चेक करोगे कि क्या जो पहले नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट थे अभी उतने ही हैं या उससे कम हो गए। अगर उससे कम हो रहे हैं, दैट्स मीन कि वो सही बन चुका है और सही इंप्लीमेंट हो गया। फिर इसकी इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि यार इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप इस पर भी PDCA साइकिल लगाओ। फिर उसके बाद जो है इसको दोबारा से आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट अगर चाहते हो तो आप इसको दोबारा से इंप्रूव कर सकते हो। समझ आई बात? यानी चैप्टर नंबर 2 भी आपका साथ साथ क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद एक ग्रुप एक्सरसाइज उसने हमें दे दी है। वो क्या, वो कहता है कि इस फ्रीडम को इंप्लीमेंट करो, डेवलप अ सिंपल सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर दी टास्क एलोकेटेड टू योर ग्रुप। अब तीन टास्क उसने हमें दे दिए हैं। कहता है इन तीनों टास्क के लिए जो है वो आपने इसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यानी फ्रीडम को यूज करते हुए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करके देना है। पहला टास्क है मेकिंग अ कप ऑफ टी, दूसरा टास्क है मेकिंग अ बैच ऑफ सीमेंट विद सीमेंट मिक्सर, और तीसरा टास्क है पेंटिंग अ सीलिंग। यानी ये अब 3 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, इनके लिए ये अब टास्क हैं। इन टास्क के लिए हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें फ्रीडम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रीडम को इंप्लीमेंट करके हमने एक एक एक्टिविटी के हवाले से जो है वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये अब आपके लिए जो है वो कल की असाइनमेंट है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक 3.8 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, फील्ड के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है हमारे पास, परमिट टू वर्क सिस्टम। 3.8 और 3.9 जो है वो हमारे पास फिर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड। इसके बाद इंशाल्लाह कल हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।